वीडियो को लाइक करना आपकी मर्जी है, लेकिन जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो जरूर सुनो। सियोंग नाम का एक आदमी है जो इस ड्रामा का मुख्य किरदार है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह बेटे को बाहर अच्छा खाना खिलाने ले जा सके, मगर सियोंग को ज्यादा पैसों की जरूरत है। वो चुपके से अपनी माँ का एटीएम कार्ड निकाल लेता है। इसके बाद वो माँ के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेता है। वो ये पैसा घुड़दौड़ में लगाने चला जाता है। किस्मत से उसे 4 मिलियन जीत भी जाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सियोंग ने पहले से ही एक कंपनी से कर्ज ले रखा है। उस कंपनी के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। आखिरकार वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद सियोंग अपनी जेब टटोलता है पैसे वापस देने के लिए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा है। घुड़दौड़ में जीती हुई रकम की बात चल रही होती है। तभी सियोंग को याद आता है कि जब वो भाग रहा था तब उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। अब उसे समझ में आता है कि उसी वक्त लड़की ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए थे। सियोंग की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसलिए उसे 1 महीने की मोहलत मिलती है। इतने वक्त में उसे उधार लौटाना होगा। सियोंग किसी तरह फिर से पैसे जुटाने में लग जाता है। उसके बाद वो अपने बेटे को बाहर खाना खिलाने ले जाता है। ये सब करने के बाद वो दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन छूट जाती है। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है। सियोंग उस शख्स को देखता है, लेकिन पहचान में नहीं आता। उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो अजनबी शख्स सियोंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो एक खेल खेलते हैं। फिर वो सियोंग को बताता है कि अगर वो ये खेल जीत गया तो उसे 1 लाख वोन इनाम में मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर सियोंग बिना ज्यादा सोचे खेल में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार हारने के बाद भी आखिरकार सियोंग किस्मत का साथ पाता है और खेल जीत लेता है। इनाम में उसे 1 लाख वोन मिलते हैं। वो आदमी उसे एक विजिटिंग कार्ड थमाता है और कहता है, अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर संपर्क करना। सियोंग घर लौटता है। रास्ते में उसकी माँ उससे कहती है, तुम्हारी बेटी अगले साल अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका जाने वाली है। यह भी सामने आता है कि सियोंग का तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी किसी और के साथ शादी कर चुकी है। सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे जुदा हो। वो उसे अपने साथ रखने का सपना देखता है, लेकिन उसके लिए उसे काफी पैसे चाहिए थे। इसी जरूरत के चलते उसने उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन लगाया। जल्द ही सियोंग को एक गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। वहाँ उसके अलावा और भी लोग मौजूद थे। थोड़ी देर बाद सब लोग बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने खुद को एक बड़ी रहस्यमयी जगह में पाया, जहां उनके साथ कुल मिलाकर 456 लोग थे। सबको एक जैसी वर्दी पहनाई गई थी, जिससे साफ हो गया कि वे सब एक ही खेल का हिस्सा हैं। इस जगह का संचालन एक रहस्यमयी आदमी कर रहा था, जो वहां का इंचार्ज और मेजबान था। वो हर किसी पर नजर बनाए हुए था। एक बात हर उस इंसान में थी जिन्हें वहां लाया गया था। हर किसी पर भारी कर्ज था, किसी ने जुए में हारा था, किसी पर उधार का बोझ था। वहीं सियोंग की मुलाकात प्लेयर नंबर 1 से होती है। वो एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी सेहत काफी खराब थी। उसके दिमाग में ट्यूमर था और उसे पता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। शायद इसी वजह से वो भी इस खतरनाक खेल में शामिल हुआ। इसी दौरान 2 खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो जाती है। एक लड़की थी जिसका नाम था साइब्योक और दूसरा लड़का था जांग। तभी सियोंग की नजर साइब्योक पर पड़ती है और उसे अचानक याद आता है कि यही वही लड़की थी जिसने उसकी जेब से पैसे गायब कर दिए थे। सियोंग फौरन उसके पास पहुंचता है और उससे अपने पैसों के बारे में सवाल करता है। दोनों के बीच बात चल ही रही होती है कि तभी वहां कुछ गार्ड्स आ धमकते हैं। वो गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहने होते हैं और उनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं। उन सभी गार्ड्स ने अपने चेहरों को पूरी तरह से मास्क से ढका हुआ था। कोई पहचान नहीं सकता था कि वो कौन है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को साफ शब्दों में समझाया, तुम सबको यहाँ कुल 6 खेल खेलने होंगे। इन खेलों में जो आखिर तक टिकेगा उसे करोड़ों की इनामी राशि मिलेगी। इसके बाद सभी खिलाड़ियों से एक अनुबंध पर दस्तखत करवाए गए। उस अनुबंध में 3 अहम शर्तें थीं। पहली शर्त थी, कोई भी अपनी मर्जी से ये खेल छोड़ नहीं सकता। दूसरी शर्त, अगर कोई खिलाड़ी खेल में हिस्सा नहीं लेता या असफल रहता है तो उसे खेल से हटा दिया जाएगा। हटाने का असली मतलब क्या है ये उन्हें बाद में समझ में आएगा। तीसरी और आखिरी शर्त थी, अगर खिलाड़ियों में से ज्यादातर ने फैसला किया
कि वो ये खेल जारी नहीं रखना चाहते तो सबको आजादी है वापस जाने की। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को पहले खेल के मैदान में ले जाया गया। वहाँ सियोंग की मुलाकात अपने पुराने दोस्त सेंगवू से होती है। सेंगवू उसके साथ स्कूल में पढ़ चुका था और बचपन से उसे जानता था। सियोंग उसे देखकर चौंक गया क्योंकि उसने सुना था कि सेंगवू विदेश में बिजनेस कर रहा है, लेकिन अब वो भी यहाँ खेल में फंसा हुआ था। पहले खेल की शुरुआत हुई। मैदान में एक बेहद बड़ी गुड़िया खड़ी थी। खेल का नियम सीधा था, जब तक गुड़िया गाना गाएगी सभी को आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ही गाना बंद होगा सबको वहीं रुकना होगा। कोई भी हिलेगा तो उसे खेल से निकाल दिया जाएगा। शुरू में सभी को ये खेल बच्चों का खेल जैसा लगा, कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। मगर तभी एक लड़का गलती से हिल गया। सेकंड भर में उसे गोली मार दी गई। उसकी मौत ने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। इसका सीधा मतलब था, जो भी नियम तोड़ेगा उसकी जिंदगी यहीं खत्म कर दी जाएगी। ये खौफनाक सच्चाई देखकर हर कोई घबरा उठा। सभी को समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि उनकी जान पर बना हुआ है। डर और घबराहट में लोग इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन खेल का कड़ा नियम था, जो भी हिलेगा उसे वहीं मौत मिल जाएगी। कुछ लोग डर के मारे वहीं जम गए। बाकी बचे खिलाड़ियों ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए खेल पूरा किया। खेल खत्म होने के बाद जो मारे गए थे उनके शवों को वहां से हटा दिया गया। खेल की शुरुआत में कुल 456 खिलाड़ी थे, लेकिन अब सिर्फ 255 ही बचे थे। इतने लोगों की मौत देखकर हर कोई सदमे में था। अब किसी का भी खेल खेलने का मन नहीं था। तभी उन्हें याद दिलाया गया, नियम नंबर 3 कहता है कि अगर ज्यादातर खिलाड़ी खेल छोड़ना चाहते हैं तो सबको यहां से जाने की इजाजत मिल सकती है। फ्रंटमैन ने सभी खिलाड़ियों के सामने वोटिंग का ऐलान किया। इससे पहले किसी को असली इनामी रकम नहीं दिखाई गई थी। बताया गया कि जो आखिर तक खेल में टिकेगा वही ये पूरी रकम हासिल करेगा। लेकिन अगर कोई बीच में खेल छोड़ देता है तो जो खिलाड़ी मारे गए हैं उनकी रकम उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। इसके बाद इनामी रकम का खुलासा किया गया, पूरे 45 बिलियन वो। इतनी बड़ी रकम देखकर हर कोई हैरान था, मगर डर अभी भी हावी था। वोटिंग शुरू हुई। ज्यादातर खिलाड़ियों ने फैसला किया कि वो ये खतरनाक खेल छोड़ना चाहते हैं, इसलिए खेल को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि उन्हें ये भी बताया गया कि अगर कभी उनका मन बदले तो वो भविष्य में फिर से खेल में शामिल हो सकते हैं। सभी को सुरक्षित उनके अपने घर भेज दिया गया। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस वालों को पूरी कहानी बताई और बताया कि उसके साथ और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। पुलिस ने सियोंग की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि सियोंग या तो झूठ बोल रहा है या फिर दिमागी हालत ठीक नहीं है। सियोंग ने सबूत के तौर पर वो कार्ड दिखाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पर जो नंबर था वो गलत निकला। थक-हार कर सियोंग घर लौटा, लेकिन घर पहुंचने पर उसकी मां वहां नहीं थी। इसी दौरान उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त सेंगवू उसकी मां से छुप-छुप कर मिल रहा था। उसी वक्त सियोंग भी वहां आ पहुंचा। सेंगवू ने उदासी भरे चेहरे के साथ सियोंग की तरफ देखा और बोला, मेरे ऊपर 6 अरब वोन का कर्ज चढ़ा हुआ है। मैंने अपने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में दांव पर लगा दिए थे और सब कुछ हार गया। सेंगवू की बात सुनकर सियोंग कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसके मोबाइल पर अस्पताल से फोन आया। अस्पताल वालों ने बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। सियोंग की मां की हालत इसलिए बिगड़ती चली गई क्योंकि उनकी डायबिटीज का ठीक से इलाज नहीं हुआ था। डॉक्टर ने सियोंग को साफ साफ बता दिया, अगर जान बचानी है तो उनकी टांग काटनी पड़ेगी, लेकिन यह सर्जरी बहुत महंगी है। सियोंग के पास न इलाज के पैसे हैं, न बीमा की कोई उम्मीद बची है, क्योंकि वो पहले ही अपनी मां का इंश्योरेंस खत्म कर चुका है। मजबूरी में सियोंग अपनी एक्स वाइफ के पास मदद मांगने पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है। बात इतनी ही नहीं रुकी, उसकी पत्नी ने ये बात अपने नए पति को भी बता दी। थोड़ी देर बाद उसका पति खुद सियोंग के सामने आकर खड़ा होता है। उसने सियोंग की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मेरे परिवार से दूर रहो और दोबारा यहाँ पैसे मांगने मत आना। गुस्से से भरे सियोंग ने उसके पति पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसकी बेटी वहाँ आ गई, जिससे सियोंग रुक गया। उधर सियोंग का पुराना दोस्त सेंगवू पैसों के लिए अपने बॉस के पास गया। उसने उम्मीद जताई कि शायद उसका बॉस उसकी मदद कर देगा, लेकिन बॉस ने साफ इनकार कर दिया। बात बात में दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अचानक उसके बॉस का हाथ एक भारी मशीन में फंस गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सेंगवू वहां रखे पैसे उठाता है और वहां से भाग निकलता है। घर पहुंचते ही सेंगवू ने अपनी पत्नी से कहा, तुम फौरन पहला फ्लाइट पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। वो
वो जानता था कि अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। इधर सेब्योक भी अपने मकसद में लगी हुई थी। उसने एक एजेंट से मुलाकात की ताकि अपनी मां को उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया में सुरक्षित लाया जा सके। वही सेब्योक थी जिसने पहले सियोंग के पैसे चुपके से निकाल लिए थे। सेब्योक को अपनी मां को दक्षिण कोरिया लाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जिससे उसने वादा किया था कि वो अपनी मां को जल्द ही उनके पास ले आएगी। दूसरी तरफ कहानी में एक पुलिस अफसर की एंट्री होती है। उसे पता चलता है कि उसका भाई अचानक गायब हो गया है। भाई की तलाश में वह उसके घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके भाई को कई दिन हो चुके हैं, वो घर वापस नहीं लौटा। वह घर की तलाशी लेता है। इसी दौरान उसे एक कार्ड मिलता है जो हूबहू वैसा ही होता है जैसा उसने कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। तुरंत वो सियोंग के पास जाकर उससे सवाल करता है कि ये कार्ड क्या है, लेकिन सियोंग इस बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। सियोंग जैसे तैसे घर लौटता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसे फिर वही कार्ड दोबारा मिल जाता है। आखिरकार सियोंग ने तय कर लिया कि वो दोबारा उस खतरनाक खेल में हिस्सा लेगा। सभी खिलाड़ियों को इस बार एक जहाज के पास ले जाया गया। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी भी चुपचाप उन कारों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो मौका देखकर एक गार्ड पर हमला करता है, उसे मार देता है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो खुद गार्ड का भेष बनाकर अंदर घुस जाता है। सभी खिलाड़ियों को एक अज्ञात द्वीप पर बने एक रहस्यमय केंद्र में ले जाया जाता है। उन्हें नहीं बताया जाता कि अगला खेल कैसा होगा या उन्हें क्या करना है। हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने आपस में मिलकर टीमें बनानी शुरू कर दी। रात होते ही सायब्योक और उसकी एक महिला दोस्त ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और गार्ड्स से बचते हुए चुपके से बाहर निकल गईं। सायब्योक ने केंद्र का कोना कोना खंगालना शुरू किया। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। गार्ड्स को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हो जाता है। तभी एक गार्ड वॉशरूम की तरफ बढ़ता है ताकि वहां जाकर देख सके, लेकिन उससे पहले ही सायब्योक वापस अपनी जगह पर आ जाती है। सायब्योक फौरन अपनी महिला दोस्त को वो सब बता देती है जो उसने अंदर जाकर देखा था, मगर उनकी ये बातचीत चोरी छिपे सांगवू सुन लेता है। सांगवू सायब्योक से पूछता है कि उसने आखिर देखा क्या था। सायब्योक बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े कंटेनरों में कुछ तैयार कर रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं कि वो असल में क्या था। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर खेल के मैदान में ले जाया जाता है। वहाँ उनके सामने 4 अलग अलग आकृतियों के चिन्ह रखे हुए थे। सभी को इनमें से एक एक चुनना था। सांगवू को जल्दी ही समझ आ जाता है कि असल में ये खेल क्या है और इसके पीछे क्या चाल है। वो चुपके से सियोंग से कहता है कि सबको अलग अलग शेप्स चुनने चाहिए वरना मुश्किल हो सकती है। इसके बाद हर खिलाड़ी को एक छोटा कंटेनर थमा दिया गया। उस पर अलग अलग शेप्स उकेरे गए थे। असली खेल अब शुरू हुआ। सभी को वो शेप बिना तोड़े या बिगाड़े हुए किसी भी तरह से बाहर निकालना था। अगर शेप टूटता या उसका आकार खराब होता तो खिलाड़ी सीधे गेम से बाहर यानी उनकी जान खत्म समझी जाती। सांगवू ने चालाकी से खेल को समझ लिया और बड़े आराम से अपना शेप निकाल लिया। दूसरी तरफ सियोंग घबराहट में पसीना पसीना हो गया, लेकिन आखिरकार उसने खुद को संभाला और किसी तरह शेप निकालकर गेम में बने रहने में कामयाब रहा। खेल खत्म होने के बाद बचे हुए खिलाड़ियों को फिर उनके कमरों में वापस ले जाया गया। शुरुआत में 187 खिलाड़ी थे, लेकिन अब सिर्फ 108 लोग ही मैदान में टिके थे। इसके बाद सभी को खाने के लिए बुलाया गया। खाने के दौरान जांग का झगड़ा एक और लड़के से हो गया। माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जांग उस लड़के पर बुरी तरह टूट पड़ता है। मारपीट इतनी हिंसक हो जाती है कि वहीं पर उस लड़के की जान चली जाती है। खिलाड़ियों में से एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसकी असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी। वो गार्ड्स के साथ मिलकर एक खतरनाक धंधा चला रहा था। जब भी कोई खिलाड़ी मारा जाता उनकी लाशें चोरी छुपे बाहर भेज दी जाती थीं और उनके अंग काले बाजार में बेच दिए जाते थे, खासतौर पर चीन में। ये सब एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन इसे फ्रंटमैन से छुपाकर किया जा रहा था। गार्ड्स ने अपना एक आदमी कंट्रोल रूम में तैनात कर रखा था जो कैमरों की रिकॉर्डिंग से सारे सबूत मिटा देता था। डॉक्टर को खेल के नियमों की पूरी जानकारी गार्ड्स ने पहले ही दे दी थी ताकि वो अपना फायदा उठा सके और खतरे से बचा रहे। डॉक्टर को खेल में बचाए रखने के लिए गार्ड्स उसे अंदर की जानकारी देते रहते हैं। एक गार्ड उसे बताता है, आज हमने जानबूझकर खिलाड़ियों को कम खाना दिया है ताकि उनमें लड़ाई छिड़ जाए। कमजोर लोग खुद ब खुद खेल से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गार्ड्स डॉक्टर को अगली चुनौती के बारे में भी पहले से बता देते हैं
ताकि वो खुद को बचा सके। उधर सांगवू को अंदाजा था कि जैसे ही लाइट बंद होंगी सियोंग की टीम घबराहट में कोई गलत कदम उठा सकती है। वो तुरंत टीम को चेतावनी देता है, कोई भी बेवकूफी मत करना, सब शांत रहो। इसी बीच डॉक्टर ने अपनी चाल चली और जांग की टीम में शामिल हो गया। बदले में उसने जांग को अगली चुनौती से जुड़ी अहम जानकारी दे दी। कुछ ही देर में लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में अफरा-तफरी मच गई। जांग और उसकी टीम ने इस मौके का फायदा उठाया और बाकी खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया। जांग ने पहले तो एक लड़की पर हमला किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उसकी नजर साइब्योक पर पड़ी। वो भी उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन तभी सियोंग ने बीच में आकर साइब्योक को बचा लिया। थोड़ी देर में गार्ड्स वहां पहुंच गए और माहौल को शांत किया। अब मैदान में सिर्फ 80 खिलाड़ी ही बचे थे। इसके बाद खिलाड़ियों को तीसरे गेम के लिए बुलाया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि सबको 10 से 10 लोगों की टीमें बनानी होंगी। सभी ने अपनी अपनी टीमें बनानी शुरू कर दी। जांग को पहले से पता था कि अगला गेम किस तरह का होगा। इसी वजह से उसने साइब्योक की दोस्त को अपनी टीम में लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ मजबूत लड़कों को अपनी टीम में शामिल किया। सांगवू ने भी धीरे धीरे अपनी टीम खड़ी की। जब उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत थी तब साइब्योक की दोस्त ने खुद को उनकी टीम में जोड़ लिया। अगला खेल असल में रस्सी खींचने का था, जिसमें सामने वाली टीम को खींचकर जमीन पर गिराना होता है। जो टीम हारती उनके लिए खेल का अंत यही था। सबसे पहले जान की टीम उतरी। उसकी टीम ताकतवर लड़कों से भरी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से मुकाबला जीत लिया। इसके बाद सांगवू की टीम की बारी आई। उनकी टीम में बुजुर्ग खिलाड़ी नंबर 1 भी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन में ये खेल कई बार खेला है और उन्हें इसमें जीतने की तरकीबें पता हैं। उन्होंने टीम को सिखाया कि किस तरह सही तालमेल और रणनीति से ताकतवर विरोधी को भी हराया जा सकता है। उनकी सलाह काम आई और काफी संघर्ष के बाद सांगवू की टीम ने भी जीत दर्ज कर ली। 30 मिनट बाद पूरे केंद्र की लाइट्स बंद कर दी गईं। सांगवू को अंदेशा था कि अंधेरे में फिर हमला हो सकता है, इसलिए उसने सभी को सतर्क रहने को कहा। टीम ने फैसला किया कि सब बारी बारी से पहरा देंगे ताकि कोई अचानक हमला न कर सके। उधर जांग की टीम में चालाक और ताकतवर खिलाड़ी थे, इसलिए जांग को अब अपनी ही टीम से डर लगने लगा था। उसे शक था कि कहीं उसकी टीम के लोग ही उसे धोखा न दे दें और खेल से बाहर न कर दें। उधर डॉक्टर और कुछ गार्ड्स मिलकर मृत खिलाड़ियों के अंग निकालने में जुटे हुए थे। गार्ड नंबर 28 और नंबर 29 को ये अंग बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब वे दोनों अंगों को पैक कर रहे थे तो बातचीत के दौरान उन्होंने मजाक में एक शव को ज़ॉम्बी कहकर बुलाया, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी थी। गार्ड नंबर 29 असल में पुलिस ऑफिसर था, जो गुपचुप तरीके से गार्ड का भेष लेकर अंदर घुसा हुआ था। जैसे ही उसने सुना कि उस शव में सिर्फ एक किडनी थी, उसे शक हो गया कि शायद वो शव उसके लापता भाई का हो सकता है, क्योंकि उसके भाई के पास भी सिर्फ एक किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 अंग लेकर बाहर निकल पड़े। जब वे सुरंग के रास्ते से जा रहे थे तभी ऑफिसर ने सुरंग की दीवार पर बम देखा, जिससे उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। गार्ड नंबर 28 धीरे से कहता है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से निकलेंगे तो ये पूरी जगह धुआं बन जाएगी। पुलिस अधिकारी, जो गार्ड नंबर 29 के भेष में था, मौके का फायदा उठाकर उससे और जानकारी उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है। वो तुरंत कहता है, अपना चेहरा दिखा। जैसे ही अधिकारी ने मास्क हटाया, नंबर 28 ने उस पर बंदूक तान दी। अधिकारी ने ठंडे लहजे में सवाल किया, जिस लाश को तुम लोग ज़ॉम्बी कह रहे थे वो कौन था? एक किडनी वाला। वो मेरा भाई तो नहीं? नंबर 28 ने जवाब दिया, वो कोई लड़का नहीं था, वो लड़की थी। अगर तुम्हें सच में सच्चाई जाननी है तो नेता का कमरा देख लो, वहाँ हर खिलाड़ी का पूरा डेटा रखा गया है। इतना सुनते ही अधिकारी ने बिना वक्त गवाए नंबर 28 को खत्म कर दिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, नेता के कमरे में घुसकर सच का पता लगाना। उधर डॉक्टर ने एक गार्ड से अगले खेल के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार गार्ड्स भी अनजान थे, क्योंकि उन्हें भी गेम के बारे में कोई आदेश नहीं मिला था। ये सुनते ही डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। वो बेकाबू होकर एक गार्ड पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। आखिरकार डॉक्टर ने गार्ड को मार गिराया और वहां से भाग निकला। एक गार्ड उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने निकल पड़ा। भागते भागते दोनों एक खेल के मैदान तक पहुंच गए। वहां गार्ड ने डॉक्टर को घेर लिया। उसकी मंशा थी कि वो अब डॉक्टर को वहीं खत्म कर देगा। तभी अचानक फ्रंटमैन वहां आ पहुंचा। उसने हालात को भांपते ही पहले उस गार्ड को गोली मार दी,
फिर बिना कोई देर किए डॉक्टर को भी खत्म कर दिया। लौटते वक्त फ्रंटमैन को रास्ते में गार्ड नंबर 28 की लाश दिखाई दी। उसे यकीन हो गया कि इस पूरे सिस्टम में कोई बाहरी भी घुस आया है जो इस जगह की असलियत जानने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारी आखिरकार उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। वह एक एक करके हर फाइल खंगालता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ती है जहां सभी खिलाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ था। रिकॉर्ड्स की तहकीकात करते हुए वह एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई तक पहुंचता है। विजेताओं की लिस्ट में उसके अपने भाई का नाम शामिल था। इसका मतलब साफ था, उसका भाई कभी इस खेल का हिस्सा रह चुका है और वो जीत भी चुका है। इधर मैदान में खिलाड़ियों को अगले खेल के लिए बुला लिया गया। इस बार नियम था कि हर किसी को अपना साथी खुद चुनना होगा। खिलाड़ी तेजी से अपने अपने साथियों को ढूंढने में लग गए। साइबोग की महिला दोस्त भी किसी को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उसके साथ जोड़ी बनाने के लिए तैयार नहीं होता। सभी को डर था कि इस खेल में साथी चुनना आसान नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ा खतरा छिपा है। खेल शुरू होने से ठीक पहले हर खिलाड़ी को 10-10 कंचे थमा दिए जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि इन कंचों से उनकी किस्मत तय होने वाली है। इस बार का खेल जितना सीधा लग रहा था उतना ही खतरनाक था। हर खिलाड़ी को अपने ही साथी से कंचे जीतने थे, लेकिन शर्त ये थी कि किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसके पास आखिर में कंचे खत्म हो जाते वो इस खेल से बाहर हो जाता, यानी उसकी कहानी वहीं खत्म समझो। सांगवू और सियोंग का दोस्त एक इवेंट वाला खेल खेलते हैं। नियम था, सामने वाले की मुट्ठी में कितने कंचे हैं उसकी सही संख्या का अंदाजा लगाओ। अगर सही निकला तो सामने वाले के कंचे तुम्हारे। शुरुआत में सियोंग का दोस्त बाजी मारता रहा। उसने चालाकी से सांगवू के लगभग सारे कंचे जीत लिए। अब सांगवू के पास बस एक आखिरी कंचा बचा था। सांगवू को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ अलग न किया तो वो हार जाएगा। तभी उसने एक चाल चली। उसने सियोंग के दोस्त को बहला फुसलाकर यकीन दिलाया कि अगर कोई हार भी गया तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, मैच फिर से शुरू हो सकता है। सांगवू ने अपने दोस्त को धोखा देते हुए चालाकी से उसके कंचे बदल दिए। उसने असली कंचे रख लिए और पत्थर उसकी थैली में डाल दिए। फिर वो गार्ड को कंचे देकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सियोंग का दोस्त जब कंचे देखने लगा तो उसे असली कंचों की जगह पत्थर मिले। वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उधर बुजुर्ग खिलाड़ी नंबर 1 की तबीयत काफी खराब थी। वो कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहा था। सियोंग ने उसे संभाला और खेलने के लिए मनाया। दोनों ने इवेंट का वही खेल शुरू किया। बुजुर्ग खिलाड़ी ने सियोंग से चालाकी दिखाते हुए उसके सारे कंचे जीत लिए। आखिरी राउंड में बूढ़ा आदमी भूल गया कि उसने क्या चुना था। सियोंग ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसे बेवकूफ बनाकर उसके सारे कंचे ले लिए। बूढ़ा आदमी उतना मासूम नहीं था जितना दिखता था। उसके पास अब भी एक मार्बल बचा था। वो फिर से टहलने लगा। सियोंग ने उससे दोबारा खेलने को कहा। इस बार बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुमने मेरे मार्बल धोखे से लिए हैं। उसने साफ बताया कि वो सब जानता था, बस मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर सियोंग को पछतावा हुआ और उसने सारे मार्बल वापस कर दिए। उधर साइबोग और उसकी महिला दोस्त भी अपना खेल खेल रही थीं। उनके खेल में मार्बल दीवार के सबसे पास फेंकना था। पहले साइबोग ने कोशिश की, फिर उसकी दोस्त ने मार्बल फेंके, लेकिन उसने एक साथ सारे मार्बल फेंक दिए। साइबोग की दोस्त ने मार्बल फेंकने से इनकार कर दिया। साइबोग ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों नहीं फेंक रही? उसकी दोस्त मुस्कुराई और बोली, मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर जीना चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी दोस्त के त्याग से साइबोग बच गई, लेकिन उसकी दोस्त हार गई। उसकी लाश उठा ली गई। सभी खिलाड़ी अपने कमरों में लौट आए। तभी जांग ने देखा कि साइबोग की दोस्त कमरे के एक कोने में आराम से बैठी थी। असल में वो सिर्फ साइबोग की नहीं, जांग की भी पुरानी दोस्त थी। उनके बीच तनाव था क्योंकि जांग की दोस्त हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। बाद में फ्रंटमैन को एक लाश के पास पड़ा हुआ पुलिस अधिकारी का पहचान पत्र मिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई अंदर घुस चुका है। तभी उसे खबर मिलती है कि वीआईपी मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं। फ्रंटमैन खुद उनका स्वागत करने जाता है। सभी वीआईपी को आरामदायक कमरे में बैठाया जाता है। वहाँ फ्रंटमैन एक रहस्यमय आदमी से भी बात करता है जो असल में इस खेल से गहरा जुड़ा हुआ है। उसके बारे में आगे कहानी में और खुलासा होता है। अगले दिन सभी खिलाड़ियों को 5वें गेम के लिए बुलाया जाता है। वहाँ 1 से 16 तक नंबर रखे थे। हर खिलाड़ी को एक नंबर चुनना था। यह नंबर तय करता था कि गेम में उसकी बारी कब आएगी। आखिर में बस 2 नंबर बचे थे,
नंबर 1 और नंबर 16। सियोंग असमंजस में पड़ गया कि कौन सा नंबर चुने। अगर वो पहला नंबर लेता है तो बिना गेम समझे ही उसे सबसे पहले जाना होगा, और अगर वो आखिरी नंबर लेता है तो शायद तब तक मौका ही न बचे। तभी एक खिलाड़ी उसके पास आया और बोला, मुझे पहला नंबर चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी काम में पहला मौका नहीं पाया, कम से कम आज मिल जाए। सियोंग ने बिना ज्यादा सोचे उसे नंबर दे दिया और खुद आखिरी नंबर ले लिया। इसके बाद सभी को गेम एरिया में ले जाया गया। वहाँ बताया गया कि नियम सीधा है, सबको एक पुल पार करना है, लेकिन तय समय के भीतर। पुल पर 2 तरह के कांच लगे थे, एक कमजोर साधारण कांच जो वजन पड़ते ही टूट जाता, और दूसरा मजबूत टेम्पर्ड ग्लास जो सह सकता था। खिलाड़ियों को अंदाजा लगाकर सही कांच पर कदम रखना था, वरना गिरकर जान से हाथ धोना तय था। खेल शुरू हुआ और खिलाड़ी एक एक करके पुल पर आगे बढ़ने लगे। कई लोग गलत कांच पर कदम रखते ही नीचे गिर गए। जांग सबसे आगे खड़ा था, लेकिन वह डर से थमा हुआ था। पीछे से सभी चिल्ला रहे थे कि आगे बढ़ो वरना यहीं मर जाओगे। इसी दौरान जांग की पुरानी दुश्मन, जिसे उसने धोखा दिया था, उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने जांग को पकड़ लिया और दोनों पुल से नीचे कूद गए। दोनों का अंत वहीं हो गया। पुल पर एक खिलाड़ी था जो पहले कांच फैक्ट्री में काम करता था। उसे कांच की पहचान थी, वो समझ सकता था कि मजबूत टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जैसे ही उसने यह समझना शुरू किया, फ्रंटमैन ने चालाकी दिखाई और सारे लाइट्स बंद करवा दिए ताकि कोई ग्लास न पहचान सके। अब खिलाड़ियों के पास आखिरी कदम उठाने का समय नहीं बचा था। संगवू ने मौका देखकर उस शख्स को धक्का दे दिया। इस तरह संगवू, सियोंग और साइब्योक किसी तरह पुल पार कर गए, मगर टूटे कांच के टुकड़ों से सभी घायल हो गए। साइब्योक को गंभीर चोट आई। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी ने एक नौकर को मारकर उसकी जगह ले ली थी। एक वीआईपी को उस पर शक हुआ। उसने कहा, मास्क उतारो। अधिकारी ने जवाब दिया, उतार दूंगा, मगर अंदर जाने से पहले। ऑफिसर वीआईपी के साथ कमरे में चला जाता है। मौका मिलते ही वह वीआईपी को बेहोश कर देता है। उधर फ्रंटमैन को इस हरकत की खबर लग जाती है। वह बिना देर किए उसका पीछा करता है और आखिरकार ऑफिसर को देख लेता है। ऑफिसर भागता हुआ एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। फ्रंटमैन भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। ऑफिसर तुरंत अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से कॉल कट जाती है। वह सारे सबूत भेजने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क न मिलने से वो भी नहीं भेज पाता। फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, लेकिन ऑफिसर अचानक उस पर गोली चला देता है। फ्रंटमैन गिरता है, मगर जल्दी उठकर मास्क हटाता है। ऑफिसर हैरान रह जाता है, सामने उसका अपना भाई खड़ा था। ऑफिसर अपने भाई को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका भाई यानी फ्रंटमैन उस पर गोली चला देता है। ऑफिसर पानी में गिर जाता है, उसकी किस्मत का कोई पता नहीं चलता। उधर पुल से टूटे कांच की वजह से साइब्योक बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका शरीर खून से भीग चुका था। जो खिलाड़ी बचे थे उन्हें डिनर टेबल पर बैठाया जाता है। हर किसी के पास एक तेज चाकू भी रख दिया जाता है। साफ था, रात में कोई किसी को मारने वाला है। सियोंग ने देखा कि साइब्योक की हालत और बिगड़ रही है। उसने साइब्योक को दिलासा दिया, घबराओ मत, हम दोनों संगवों को हराएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। हम पैसे भी बांट लेंगे। साइब्योक ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बड़ा भाई है, उसे मैंने अनाथालय में छोड़ा है, तुम उसे ढूंढना। साइब्योक ने सियोंग से कहा था, अगर हम में से कोई बाहर जाता है तो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उसी की होगी। साइब्योक की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी। सियोंग मदद लाने के लिए बाहर गया, लेकिन जब वह लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांगवू ने साइब्योक को खत्म कर दिया था। अगले दिन सभी को आखिरी गेम के लिए मैदान में ले जाया गया। इस बार का खेल था स्क्विड गेम, एक ऐसा खेल जिसमें जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी की जान लेनी ही क्यों न पड़े। खेल शुरू होते ही सियोंग और सांगवू के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। आखिरकार सांगवू थककर गिर पड़ा। सियोंग ने उसे खत्म करने का मौका पाया, लेकिन उसने हाथ रोक लिया। उसने कहा, मैं ये खेल यहीं खत्म करना चाहता हूँ, चलो हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। सांगवू ने आखिरी वक्त में खुद को खत्म कर लिया, जिससे सियोंग बिना किसी को मारे इस खेल का विजेता बन गया। खेल के आयोजक ने सियोंग से कहा, तुमने मेरी उम्मीद से अलग खेल दिखाया,
इसके बाद सियोंग को घर भेज दिया गया। सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड था जिसमें पूरा इनामी पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था। जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ उसकी वापसी से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। सियोंग पूरी तरह टूट चुका था। उसने पैसे छुआ तक नहीं और खुद को शराब और गम में डुबो दिया। तभी एक दिन फूल बेचने वाली एक औरत उसके पास आई और चुपचाप वही कार्ड उसे थमा गई। उस कार्ड पर एक पता लिखा था। सियोंग उस पते पर पहुंचा जहां उसे चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। वहां वही बूढ़ा आदमी था, खिलाड़ी नंबर 1, जो अब भी जिंदा था। बूढ़े आदमी ने सियोंग से कहा, मैं अपनी बेजान जिंदगी से ऊब चुका था। तभी मैंने और मेरे कुछ अमीर दोस्तों ने ये खेल शुरू किए। दूसरों को मरते देखना हमें मनोरंजन देता है, मगर हमने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। हर कोई अपनी मर्जी से आया था। उसने आगे कहा, मैं खुद इसलिए खिलाड़ी बना क्योंकि खेल देखना जितना मजेदार है उसमें खुद उतरना उससे भी ज्यादा रोमांचक है। बूढ़ा आदमी ने आखिरी शब्दों में कहा, जो पैसा तुम्हारे पास है वो असल में मेरा ही है। इतना कहते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सियोंग साएब्योक के अनाथालय में छोड़े गए छोटे भाई के पास गया। सियोंग साएब्योक के छोटे भाई को संगवू की माँ के पास छोड़ देता है। वह कहता है, इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ में उसे पैसों से भरा एक बैग भी दे देता है जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। इसके बाद सियोंग स्टेशन की तरफ बढ़ता है। वहीं उसकी मुलाकात उसी रहस्यमय आदमी से होती है जिससे खेल की शुरुआत में उसका सामना हुआ था। सियोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो आसानी से भीड़ में गायब हो जाता है। सियोंग तुरंत कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। गुस्से में पूछता है, तुम लोग कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? दूसरों की जिंदगी से ऐसे क्यों खेलते हो? फोन पर जवाब आता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप अपनी फ्लाइट पकड़ लो। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है, ये थी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद।